एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और जिनका पेपर क्लियर हो गया है, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपको सेंट्रल लेवल के लिए लड़ना है तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए एम्स के लिए। ये सीरीज़ मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे कि आपको पता है काफ़ी दिन से वीडियोज़ आना बंद थी। ये सीरीज़ स्पेशली BFHS की आने वाली वैकेंसीज़, DHS की बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रही है पंजाब की, ठीक है, सबसे अच्छी वैकेंसी, GMCH की वैकेंसी एंड साथ में PILBS का जो पेपर होने वाला है उसके लिए ये MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। आप इस MCQs को रोज़ देख सकते हैं। रोज़ इवनिंग में ये MCQs की वीडियो अपलोड हो जाया करेगी ताकि आप रेगुलरली MCQs के लिए एक्टिव रहें, रेगुलरली नई नई चीज़ें सीखें। एंड अगर कोई भी बच्चा प्रेपरेशन करना चाहता है DHS पंजाब BFHS की आने वाली वैकेंसीज़ के लिए, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बैचेस चल रहे हैं बहुत ही अच्छे और बहुत से बच्चों ने स्टार्ट कर दी है प्रेपरेशन। तो देखो इस बार भी यही हुआ है, जो बच्चे एंड में स्टार्ट हुए हैं वो रह गए हैं। अच्छा है, देर आए दुरुस्त है, जल्दी से बैचेस ज्वाइन कर लो ताकि फुल थ्योरी आप कर पाओ, सब कुछ आप कर पाओ, विदाउट एनी डिले आप सीट ग्रैब कर पाओ। देखो सारे जीवन में बार बार चांसेस नहीं मिलते, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास बैचेस हैं, बैचेस की डिस्क्रिप्शन में पहले भी दे चुकी हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लास्ट चल रहा है प्लस MCQ बैच चल रहा है एंड फुल थ्योरी बैच चल रहा है। बहुत ही अफोर्डेबल है, अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा ना महंगे बैचेस, तो ये इजीली अफोर्ड कर लेगा, ठीक है, इतनी मैं गारंटी दे सकती हूँ, ऐसे बैचेस हैं। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते आ रहे हो तो अभी बैच ज्वाइन कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, टेस्ट डाउट क्लासेस सब कुछ। एज यू नो माई नेचर, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करती हूँ अपने बैच में। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली बी द मेजर नर्सिंग डायग्नोज फॉर पेशेंट विद एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। अगर एक पेशेंट है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, मतलब पेनक्रियास की इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो गई है, मेजर नर्सिंग डायग्नोज क्या रहने वाला है? इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्पेयर्ड स्वेलिंग, ऑल्टर्ड न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। सबसे पहले क्लियर कर दूं कि ये नहीं है कि इस बार भी BFHS DHS में सारे ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे वन लाइनर, नो, एनक्लेक्स भी आ सकता है, फिर से पैटर्न चेंज हो सकता है, इसलिए सब टाइप के MCQs करेंगे। देखो जो पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट होता है ना, सिवियर पेन होती है, इसको बहुत ज़्यादा सिवियर पेन होती है, ठीक है। इस पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन होती है कि आपको पेन किलर भी दोगे, इसको अच्छे से अच्छा, इफेक्टिव से इफेक्टिव, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा पेन होती है। एयरवे क्लियरेंस अभी तो हमारा प्रायोरिटी में ही रहेगा, ठीक है। प्रायोरिटी मेजर नर्सिंग डायग्नोज रहेगा कि ये जो पेशेंट है ना, ये क्या कर पाएगा, न्यूट्रिशनल रेस्ट रहेगा, बिकॉज इस पेशेंट में इतनी ज़्यादा पेन होती है कि ये खाता ही नहीं है कुछ। आपने कभी न्यूट्रिशन पैनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट देखा होगा ना, तो आपको नहीं देखा होगा कि वो पेशेंट कुछ खा ही नहीं पाता, कुछ नहीं खाता, और इसी वजह से उसका बॉडी रिक्वायरमेंट जो है वो रह जाता है। इसमें हमें ना प्रायोरिटी नहीं पूछा, हमें पूछा है मेजर मतलब ज़्यादातर क्या नर्सिंग डायग्नोज रहेगा पेशेंट के लिए। अगर यहाँ पे प्रायोरिटी लिखा होता तो हम एयरवे क्लियरेंस करते। देखो इस पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेटरी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एयरवे क्लियरेंस तो वैसे भी नीडेड नहीं है। वॉल्यूम एक्सेस तो होगा तभी जब वो खाएगा पिएगा कुछ, ठीक है। इम्पेयर्ड स्वेलिंग भी तभी होगी जब वो मुंह से कुछ खाएगा, वो कुछ खाता ही नहीं है, उसका जो बॉडी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन का वो ऑल्टर हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द की डाइटरी एडवाइस गिवन फॉर द पेशेंट विद गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। एडवाइस क्या दोगे आप एक पेशेंट को जिसको GERD है? क्या होता है GERD में, कि जो आप खा रहे हो वो बैकफ्लो मारता है, आपको लगता है वो गले में वापस आ रहा है, तो आप की एडवाइस क्या देने वाले हो उसको डाइट के लिए, कि तू क्या खा? High fiber diet with lots of fluid, to avoid caffeine, tobacco, beer, milk and carbonated rich, to take high carbonated diet, to avoid protein and calcium. देखो क्या होता है कि जो GERD वाला पेशेंट होता है, इसका जो HCl लेवल होता है वो ऑलरेडी एसिडिक होता है, तो वो बोलता है मेरी चेस्ट में पेन और जलन, हार्टबर्न फील हो रहा है।
सो इस पेशेंट में अगर ये लेता है कैफीन वगैरह, तो कैफीन टोबैकोस क्या करते हैं, ये आपकी बॉडी में, आपकी स्टमक में HCl का लेवल इंक्रीज करते हैं। बॉडी तो ऑलरेडी एसिडिक हो रखी है और एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी जब HCl ये ज़्यादा कर देंगे और इंक्रीज कर देंगे। सो हम पेशेंट को GERD वाले को बोलते हैं कि चाय और कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कर, जिसमें कैफीन होता है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, इनको बिल्कुल अवॉइड कर, क्योंकि यदि स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक जो होता है एसिड, ठीक है, वो तेरी स्टमक में इंक्रीज कर देंगे, जिसकी वजह से एसिडिक नेचर हो जाएगा स्टमक का, और स्टमक पहले ही एसिडिक है। सो अवॉइड ऑल दीज। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client with GERD complains about having difficulty sleeping at night. What should the nurse instruct client to do? अगर एक क्लाइंट है GERD का, कंप्लेन करता है कि उसको सोने में दिक्कत आ रही है क्योंकि खाना बैकफ्लो मारता होगा, तो नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी? स्लीप ऑन सेवरल पिलो, एलिमिनेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम डाइट, सजेस्ट ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर स्लीप एंड टेक एंटासिड्स। तो देखो, काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि स्लीप विद सेवरल पिलोज, देखो ऑलरेडी वो सेवरल पिलोज के साथ सोता है, तब भी प्रॉब्लम आती है GERD वाली का, क्योंकि स्फिंक्टर जो होता है ना, इसोफेगियल स्फिंक्टर जो होता है, वो लूज हो जाता है मोस्टली, ठीक है। तो इस पेशेंट को एंटासिड्स ही लेने पड़ते हैं, ठीक है। मोस्टली जो नाइट टाइम पे बैकफ्लो मारता है ना, वो एसिडिक नेचर हो गया है स्टमक का, तभी बैकफ्लो मार रहा है, तो हमें इसे एंटासिड्स ही देने पड़ते हैं। नेक्स्ट देखो, treatment for the patient of ascites is related to hepatic failure. The treatment is given except, so अगर आप किसी पेशेंट है ascites वाला, hepatic failure वाला, तो उसको कौन सा ट्रीटमेंट दोगे? एक्सेप्ट। सो hepatic failure में ascites कहाँ से आ गया मैम? hepatic failure में क्या होता है कि जो लिवर के सेल्स हैं वो क्या हो गए? खराब हो गए, ठीक है। अब क्या था? लिवर में था प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा था। प्रोटीन में क्या होता है? एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। अब जब एल्ब्यूमिन नहीं बनेगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा और फ्लूइड की लीकेज होगी। फ्लूइड की लीकेज कहाँ हो जाएगी? पेरिटोनियल कैविटी में। पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड की लीकेज हो जाएगी, जिसको बोलते हैं ascites, ठीक है। सो इस पेशेंट को आप क्या नहीं दोगे? विद होल्डिंग डायूरेटिक्स, रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट, प्रोवाइडिंग पैरासिम्पथेसिस। सो कभी भी इस पेशेंट को डायूरेटिक्स रोकते नहीं हैं। देखो, अगर आपने डायूरेटिक्स रोक दिए तो फ्लूइड जो है वो अंदर बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। सो फ्लूइड तो पहले ही ascites वाले पेशेंट में ज़्यादा होता है, पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड हो जाता है ना, सो आपको विदहोल्ड करने हैं डायूरेटिक्स, ठीक है। सोडियम भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, यस, ये एक्सेप्ट में नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्सेप्ट में नहीं आएगा। एक्सेप्ट मतलब जो आपको नहीं करना, तो विदहोल्ड डायूरेटिक्स नहीं करने। एक्सेप्ट में क्या है और क्या करना है? सोडियम रोकना है, क्योंकि सोडियम वाटर को अब्जॉर्ब कराता है। हाई कैलोरी डाइट दोगे। पैरासिम्पथेसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी से रिमूव करना है फ्लूइड। नेक्स्ट पे चलते हैं। Patient with the spinal cord injury has paraplegia. The nurse assess for which major problem the client may experience early in the recovery period. So अगर आप किसी की spinal cord injury हुई है, paraplegia है, तो major problem कौन सी रहेगी जो patient recovery period में experience करेगा? Bladder control, nutritional, quadriceps setting, use of aids for ambulation. सो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या होता है? ब्लैडर एंड बावल कंट्रोल जो है वो लॉस हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। बहुत अच्छी थ्योरी है इसके पीछे। सो इधर क्या रहेगा? उसको मेजर प्रॉब्लम, ब्लैडर कंट्रोल नहीं हो पाता पेशेंट से, तो ये ज़्यादा इसको प्रॉब्लम आती है। तो हम इसे हेल्प करते हैं, एक्सरसाइजेस बताते हैं, कीगल एक्सरसाइज, स्केड्यूल बनाते हैं, इस टाइम पे ही जाना है वॉशरूम, स्फिंक्टर्स कैसे कर सकते हो, कंट्रोल कैसे करते हैं। सो ये सब इसको ट्रेनिंग दी जाती है ब्लैडर कंट्रोल के लिए। सो ये करना है आपको टिक। नेक्स्ट देखते हैं। द नर्स वुड एक्सेप्ट टू विच पल्मनरी फंक्शन टेस्ट रिजल्ट इन पेशेंट विद पल्मनरी एस्पिरेशन। सो सबसे पहले तो देखो, आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए अगर आप MCQs पे आ रहे हो, ठीक है। सो थ्योरी क्लियर करके रखो अपना, पेपर कभी भी आ सकता है DHS का। और बैचेस के लिए मैं आपको बोल दिया है, नंबर आपको मिल जाएगा। नंबर मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में, फिर से बता दूंगी। उस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप अच्छे से फुल डिटेल्ड MCQ बैच, फुल थ्योरी बैच जिसमें सब कुछ आपको करवाया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन MCQ बैच ज्वाइन कर सकते हो। सो देखो, पल्मनरी फंक्शन टेस्ट करा रहे हो, सो क्या चीज़ देखने को मिलेगी रिजल्ट में अगर उसने पल्मनरी एस्पिरेशन किया है? इंक्रीज volume, lung volume, increased compliances, decreased compliances, increased FR
सी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो डिक्रीज्ड कंप्लायंसेस, कंप्लायंसेस क्या होता है, किसी लंग का एक्सपैंड होना, ठीक है। आपने देखा होगा जब किसी को एस्पिरेशन हो जाती है ना, उसके लंग्स जो है इन्फ्लेट नहीं कर पाते ना डीफ्लेट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड और जो भी उसने एस्पिरेट किया है। सो कंप्लायंसेस का मतलब होता है लंग्स का खुलना और डीफ्लेट करना मतलब प्रॉपरली वर्क करना। सो उसका जो ये वर्किंग सिस्टम है लंग्स का वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द क्लाइंट विद द स्टेटस एस्थमेटिकाइटिस in a severe respiratory distress, the nurse should maintain the client in which position? So देखो एस्थमेटिक वो पेशेंट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रहा है, तो कौन सी पोजीशन आप इस क्लाइंट को दोगे? सिटिंग अपराइट, साइड लाइंग, सुपाइन, प्रॉन। सो ऑब्वियसली सिटिंग अपराइट, क्योंकि लंग्स जो है प्रॉपरली इन्फ्लेट और डिफ्लेट होते हैं और प्रॉपरली वर्क करते हैं। सो आप उसे सिटिंग अपराइट पोजिशन देने वाले हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज सस्पेक्टेड दैट द पेशेंट इन मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस एंड शुड देयरफॉर बी आइसोलेटेड। अगर किसी पेशेंट को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है तो आप उसको कब तक आइसोलेटेड रखोगे? फॉर हिज इंटायर हॉस्पिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स अंटिल हिज कल्चर आर नेगेटिव, फॉर 24 आवर्स आफ्टर इनिशिएटिंग एंटीबायोटिक थेरेपी। सो मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट की एंटीबायोटिक्स जब तक चल रही है ना, उसको तब तक आपको रखना होता है आइसोलेशन में। जब 24 घंटे हो गए ना उसको एंटीबायोटिक्स चलते हुए, तब आप उसको आइसोलेशन से हटा सकते हो, तब उसका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा नील हो जाता है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ जल्दी से अब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को रेगुलर ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, रोज़ आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी। सो बने रहे इस चैनल पर, और अगर किसी को भी ज्वाइन करना है बैच कोई भी, तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। प्राइजेस की डिटेल मैं आपको बता देती हूँ, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। एमसीक्यू बैच है 2 मंथ्स के लिए 799 का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें आपको कराए जाएंगे प्लस एमसीक्यूज टॉपिक वाइज, वो है आपका 1499 का। 3 मंथ्स का बैच है ये। सो फुल थ्योरी, जिसको अपना बेसिक क्लियर करना है, मैम मेरा हुआ ही नहीं है कुछ भी, ठीक है ना, मुझे एमसीक्यूज आते हैं ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ भी नहीं, तो 4 मंथ्स का बैच है 2499 का। बहुत ही अफोर्डेबल बैच है। 4 महीने तक ये बैच चलेगा। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, ये 3 महीने तक चलेगा, ये 2 महीने तक चलेगा। रिकॉर्डिंग सेम डे पे डल जाती है। टेस्ट रेगुलरली संडे होता है, डाउट क्लासेस होती है, नोट्स आपको दिए जाते हैं, सेल्फ मेड नोट्स भी आप बनाते हो, सब कुछ आपको इन बैचेस में मिलता है। बहुत ही अफोर्डेबल, अच्छे से अच्छा पर्सन, अगर आपको ये वो गवर्नमेंट सीट दिला रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बैच को ज्वाइन करने में, ठीक है। सो बहुत ही कम प्राइजेस में इतने अच्छे बैचेस और पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो। और मेरे बच्चे जो ले रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़ के व्हाट्सएप पे रिव्यूज़ चेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। सीरीज़ अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, ताकि मैं रेगुलरली अपलोड करती रहूँ। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क, बाय।